कर लेंगे यार, है ना। जी सर। हाँ, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए, तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें यार। जो कल का टॉपिक था उसके उसी के स्प्रिंग के ही टॉपिक्स करेंगे, बट इसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आज का टॉपिक डायरेक्टली यही से स्टार्ट कर लेते हैं। बट इसमें दो पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट तो थोड़ा सा आसान है, रिलेटिवली काफी इजी है, लेकिन जो अगला वाला पोर्शन है इसके बाद वाला, इसी में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले बताते हैं आपको। ये देखो बाहर कोई मजनू जा रहा है दादा। चलो जी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में पहला है पैरेलल में। अगर हम स्प्रिंग्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उससे टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ता है। स्प्रिंग्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से टाइम पीरियड पर इफेक्ट आएगा, कोई आइडिया है तुम लोग को? लाइक अगर कोई मास m ले और इससे दो स्प्रिंग्स अटैच करें, फर्स्ट स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट k1 और साथ में इसी के पैरेलल में एक और स्प्रिंग लगा दे जिसका कांस्टेंट k2, और इसके बाद इसको ऑसिलेट करने के लिए अलाउ कर दे, इसके बाद इसका ऑसिलेशन करवाए। और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ टाइम पीरियड में है, तो मेरे को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि टाइम जीरो पर क्या हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि टाइम जीरो की कंडीशन से टाइम पीरियड तो फर्क पड़ता नहीं है। सर समझ इसमें पा रहे हैं? इफेक्टिव वाला K1 प्लस K2 हो जाएगा मे बी। हाँ, अगर ये बात समझ पा रहे हो कि सर सीरीज की तरह कनेक्ट होता है रेजिस्टर्स के। राइट राइट, वो तो ठीक है बच्चा। मैं कह रहा हूँ ये क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें कि टाइम जीरो पर स्प्रिंग एलोंगेटेड थी कि नहीं थी, ब्लॉक रेस्ट में नो था कि सर। नहीं नो था? सर। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? नो सर। नो सर। नहीं, तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको बताया भी नहीं जाएगा कभी कि टाइम जीरो पर क्या हो रहा था। बट दो स्प्रिंग्स हैं, टाइम पीरियड पूछा गया, दैट्स ऑल। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं ना, हम कोई भी केस मान सकते हैं, कोई भी सिचुएशन मान लीजिए। एक्चुअली होगा क्या कि जब ये दो स्प्रिंग्स आप लगाओगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ये बॉडी एक्स डिस्टेंस आगे जाएगी, अगर ये मास एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगी, जब ये मास एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा तो ये वाली स्प्रिंग भी एलोंगेट कर जाएगी और ये वाली स्प्रिंग भी एलोंगेट कर जाएगी, दोनों K1 स्प्रिंग्स plus elongate कर K2x। जाएंगी। हाँ, यस सर। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट ये लगने वाला है कि बिकॉज ये वाली स्प्रिंग भी इस मास से अटैच है, ये वाली स्प्रिंग भी इस मास से अटैच है, दोनों स्प्रिंग्स एलोंगेट करेंगे तो यहाँ पर भी फोर्स आएगी और यहाँ पर भी फोर्स आएगी। यहाँ पर फोर्स आएगी K1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की, यहाँ पर फोर्स आएगी K2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की। यानी कि टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? K1 plus K2x। हाँ, और वो भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, फोर्स लेफ्ट साइड है, तो माइनस साइन आ जाएगा एंड Yes, टोटल sir. फोर्स दिया जाएगा K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का। और ये K1 प्लस K2 को हम कह देते हैं एक तरीके से इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, के इफेक्टिव डायरेक्टली करेंगे। और के इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ओमेगा को फाइंड आउट करने का हमारा बेसिक रिजल्ट है रूट ऑफ के अपॉन एम करके। तो रूट के बाई एम से आप ओमेगा निकालते हो, यहाँ पर के की जगह पर के इफेक्टिव यूज कर लेंगे इन प्लेस ऑफ के। यानी इस क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ दिस के इफेक्टिव। आगे प्रोसीड कर लोगे, इसके बाद टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा आने के बाद टाइम पीरियड तो आ जाएगा। यस सर। बिकॉज ओमेगा आ Yes, जाएगा sir. तो हाँ राइट, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के कर देंगे। बस सिर्फ ये करिएगा के की जगह पर के इफेक्टिव यूज करना है। और के इफेक्टिव कैसे होता है, तो के इफेक्टिव का पता लगाने के लिए आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स निकालेंगे और फोर्स निकाल करके उसको हुक्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो उसमें मालूम चल जाता है कि के इफेक्टिव की कितनी वैल्यू बनेगी पैरेलल वाले में। ठीक है, ये बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। लिख लिया, नोट कर Yes, लिया इसे, sir. है ना? ठीक है। सीरीज में अच्छा, पैरेलल का एक मिनट, पैरेलल का एक और तरीका है, ये भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में ही आता है। अगर हम मास m ले और मतलब मास एक तरीके से आपसे कह रहे हैं कि अब मास इज
सैंडविच बिटवीन द स्प्रिंग्स, ये भी आपका पैरेलल है। मतलब एक स्प्रिंग इस तरफ लगाई जाए और एक स्प्रिंग इसके दूसरे साइड पे लगा दो आप। क्या ये सैंडविचिंग नहीं होगी मास की दो बिटवीन द टू स्प्रिंग्स K1 एंड K2? Yes, sir. Yes, sir. ये भी पैरेलल है, सैंडविच वाला भी। पैरेलल कैसे हुआ? ये चीज पैरेलल के तरीके से कैसे काम कर जाएगी? अगर इस मास को x डिस्टेंस राइट साइड लेके जाओ, x राइट साइड, तो ये वाला लेफ्ट वाला स्प्रिंग, अगर ये मास राइट साइड जाएगा तो नेचुरल सी बात है लेफ्ट वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा या एलोंगेट होगा? ये Sir, elongate. Elongate होगा। तो इसकी वजह से फोर्स किधर आएगी? Left Left side. side. K1x. तो K1x, और ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, ये भी लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगी। Yes, sir. Left लेफ्ट side साइड इसका भी force K2x आएगा। लगेगी। K2x. इसका भी फोर्स लेफ्ट लगेगा। एक स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से फोर्स लगा रही है, कंप्रेशन इन K2, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग 2 कह दीजिए, और दूसरा एलोंगेशन इन द स्प्रिंग 1 है। तो एक एलोंगेट हुआ है इसलिए फोर्स आ रहा है, दूसरा कंप्रेस हुआ है इसलिए फोर्स आ रहा है। बोलो जी, ठीक है? यस Sir. Yes, sir. ये सिमिलर नहीं हो गया इसमें, पैरेलल वाले के सिमिलर? Yes, sir. हाँ सर। इसका भी, इसका K इफेक्टिव क्या लिखोगे? K1 plus K2. K1 plus K2. K1 plus K1 plus K2. K2. सर फोर्सेस पैरेलल होने चाहिए फिर। राइट, फोर्सेस मस्ट बी इन द सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है, द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ओके सर। नोट कर लेना भाई, K इफेक्टिव इज K1 plus K2 एंड K इफेक्टिव यूज करके ओमेगा एंड देन टाइम पीरियड। थोड़ा सा और एडवांस में चलें, थोड़ा सा और अगर एडवांस लेवल पे चलें तो क्या बनेगा इसमें? देखो, अब कंसेप्ट्स को मिलाते हुए जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ये हमने ब्लॉक लगाया, यहाँ पर पुली वगैरह यूज करी, इसमें एक कांस्टेंट K1 है, इसके साथ हमने यहाँ पर एक मास M लगाया, और इसके राइट साइड पर हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच कर दी K2। इसमें क्या होगा? ये वाला पार्ट कल कर चुके हो आप, कल की आखिरी क्लास में लास्ट। So 2K1 plus 4 K2 होगा। K1 plus 2K1 नहीं था, 2K1 नहीं था। 4 Sir 4. Four K1 plus K1. 4 हाँ, K1 रिकॉल plus करिए ये चीज लास्ट क्लास में, आप लास्ट वाली क्लास को देखो। Sir, through constraint था। हाँ, Yes, थ्रू sir. कंस्ट्रेंट, जितनी ब्रांचेस होती हैं उसका जितनी स्क्वायर स्ट्रिंग्स हो वो जाता है। कनेक्टेड होंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। दो ब्रांचेस है, इसका इफेक्टिव आ गया 4K1 और इधर K2, और 4K1 और 4K1 और K2 के बीच में ये मास सैंडविच है। 4K1 plus K2. हाँ, तो K इफेक्टिव इज 4K1 प्लस K2। K2। टाइम पीरियड आ जाएगा इसमें। क्विकली बहुत फास्ट बताना है, ये बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यार, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से करना होता है इनको, बहुत फास्ट में। अगर हम इस तरफ यहाँ पर K1 अटैच कर दें और इस तरफ हमें मास लगाएं और उससे एक पुली अटैच करें, उसके साथ हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाई, अभी आप समझ जाओगे क्या करना है इसमें, अपने आप समझ जाओगे, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग। और इसको वापस इससे लगा दें और यहाँ पर K2 कर दें। 4 K1 plus 9 4K1 plus 3K2. 4K1 plus K2. 9 K1 plus 4K1 plus 9. 4K1 plus 9K2. 9K2 हाँ, 3 वाले भैया जरा ध्यान से, ये इधर की तरफ ना 2 ब्रांचेस हैं, तो इधर 4K1 माना जाएगा, इधर 1 3 2 इधर 9 माना जाएगा। 9 3 ब्रांचेस स्क्वायर हो जाता है इसका स्क्वायर स्क्वायर। करना होता है 9K2, और 4K1 और 9K2 के बीच में मास 4K1 plus 9K2. Okay. 4K1 plus 9K2 is K effective. K effective will be 4K1 plus 9K2. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ये चीज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. yes sir मतलब करना ऑब्जेक्टिव है बच्चा, इसमें देखो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जब इतनी मेहनत कर ली है ना तो अब उसके बाद सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाने का मतलब नहीं बन रहा है।
भाई वो लोग जाए सब्जेक्टिव अप्रोच पर जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ रखा है। हम लोगों ने जब पढ़ा रखा ऑलरेडी, तो हमारे लिए सब कुछ ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। अब आते हैं यार सीरीज वाले में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि दो स्प्रिंग्स आप इस तरीके से अटैच करो, पहली वाली स्प्रिंग और उसके बाद एक और स्प्रिंग लगा दें यहाँ पर, और फिर इससे इसके आगे एक मास m अटैच करें, कैपिटल M मास। कांस्टेंट इस तरफ K1 है, इस तरफ कांस्टेंट K2। इसमें टाइम पीरियड वगैरह जो आएगा ना, वो देखो कैसे आएगा। आंसर मुझे पता है, तुम लोग को पता है, पता है ना आंसर? नहीं पता है? नो सर, नहीं पता। अरे भाई इतनी ईमानदार है। सर पैरेलल की तरह आ नहीं जाएगा, पता। जैसे रेजिस्टर सर में पैरेलल पैरेलल आता की तरह ऐड करेंगे। देखो आ रहा ना, जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्कूल का पढ़ते नहीं सर। अबे तो अंदाजा तो लगा सकते हो कि पैरेलल वाले में सीरीज वाले का आंसर आएगा, तो सीरीज वाले सर में 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. आएगा बच्चा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी पॉइंट है। एक काम करो, दोनों स्प्रिंग्स जिस पॉइंट पर आपस में कनेक्ट होंगे उसको मैं J पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। J फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू स्प्रिंग्स एट दिस पॉइंट, ज्वाइंट कह सकते हो आप, दोनों का ज्वाइंट पॉइंट। इसकी प्रूविंग भी चाहिए मेरे को। प्रूविंग इसलिए चाहिए, ये वाला मास अगर हम x डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं, ये वाला मास अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस आगे गया, तो उससे ये वाली स्प्रिंग भी एलोंगेट करेगी, ये वाली स्प्रिंग भी एलोंगेट करेगी। तो हम इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। मतलब हम इस मास को कुछ आगे शिफ्ट कर रहे हैं। मान लिया ये वाला मास अपने ओरिजिनल पॉइंट से x डिस्टेंस आगे गया, और उसकी वजह से ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया और ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया, और जो पॉइंट J था वो थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया। पॉइंट J फॉरवर्ड शिफ्ट कर गया, ये वाले स्प्रिंग एलोंगेट कर गई, और मान लिया ये स्प्रिंग x1 एलोंगेट कर गई, x1 अमाउंट। ऑब्वियसली जितना ये पॉइंट J आगे जाएगा उतना ही ये एलोंगेट करेगा। पॉइंट yes, J यस सर। जितना डिस्टेंस राइट साइड मूव करेगा, लेफ्ट स्प्रिंग का एलोंगेशन उतना ही मिलेगा आपको। यस सर। राइट। और दूसरी वाली स्प्रिंग, अब आप मुझे बताओ x और x1 के फॉर्म में ये कितना एलोंगेट हुआ है? x X minus minus x1 x1. माइनस x1। x माइनस x1। तो इसका मतलब यहाँ पर एलोंगेशन की वैल्यू, इस वाले स्प्रिंग में एलोंगेशन की वैल्यू लिखी जाएगी x माइनस x1। और अगर ये x माइनस x1 से एलोंगेटेड है, तो ये स्प्रिंग इस ज्वाइंट पर कितना फोर्स लगाएगा? K into x minus x1. K2 into x Into x minus minus x1. x1. किधर की तरफ? Right side. तो ये एलोंगेटेड स्प्रिंग इस ज्वाइंट पॉइंट पर राइट साइड फोर्स लगाएगा। एलोंगेटेड स्प्रिंग ज्वाइंट पॉइंट पर राइट साइड फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K2 इनटू इस स्प्रिंग का एलोंगेशन। और ये वाली स्प्रिंग भी एलोंगेटेड है, तो लेफ्ट साइड में K1. लेफ्ट side पे साइड में लगाएगी। लगाएगी। ये इस ज्वाइंट पर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगी, इसका कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय इसका एलोंगेशन x1। K1. हो जाएगा ये? यस सर। Yes. Yes, sir. इसके आगे इक्वेट करते हैं। तो क्योंकि हमारा स्प्रिंग्स आइडियल है, ज्वाइंट पॉइंट मासलेस पॉइंट है, तो ये मासलेस पॉइंट होगा, तो इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. इससे पता लगाओ जरा कि x1 की वैल्यू x के फॉर्म में कितनी आएगी? The K2x upon K2 K1 x plus upon K1. K1 plus K2। मतलब K1, हाँ, K1 x1 बराबर K2 x माइनस x1 करेंगे, तो इससे x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। K2x upon रहेगी K2 K1 plus into x K2. डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। और अब इस मास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? ये वाले मास के ऊपर
सर K2x minus x1. K2x minus x1. K2x minus x1. क्योंकि ये वाला मास इस स्प्रिंग से अटैच है, राइट, और ये वाली स्प्रिंग का फोर्स दिखाएंगे जब इस वाले स्प्रिंग का, तो कांस्टेंट यूज करेंगे K2 का, और एलोंगेशन इसी स्प्रिंग का देखेंगे तो वो x माइनस x1 है। ये फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और उसमें आप x1 की वैल्यू पुट करो, x1 की ये वैल्यू यहाँ पर दिखा दी, ये वैल्यू यहाँ रखो। तो K1 K2x upon K1 plus K2. हाँ, तो जैसे ही आप x1 की ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो इस मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको। फोर्स ऑन द मास विल बी K2 टाइम्स x माइनस x1, जिसमें x1 को रिप्लेस करेंगे। So K1 X1 की ये K2 value- x So upon K1 K1 K2x plus upon K2. K1 plus K2. K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 टाइम्स x, और साथ में माइनस लगा देंगे। माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, फोर्स लेफ्ट साइड है, इसलिए एक माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, Yes sir. सर ये लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता और- दीजिए। कौन सा लास्ट वाला? ये यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट किया है इसकी x1 की। लास्ट में ये जो माइनस साइन लगाया है वो तो इसलिए लगाया था, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है राइट और लेफ्ट होने की वजह से हमने माइनस इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट, और बाकी हमने x1 की ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, ये वैल्यू ओके सर, थैंक यू सर। को सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, और इसको स्प्रिंग वाले फोर्स से कंपेयर किया है, तो हमारे लिए ये चीज क्या बन जाएगी? K effective. K effective. K effective is now K1 K2 divided by K1 plus K2. हो गया या अभी भी कोई डाउट है? यहाँ पर x1 की वैल्यू रख करके तब आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली लिखा है इसलिए हो सकता है ना समझ आए, बट खुद से करोगे ना, जब x1 की यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे ये K2x अपॉन K1 प्लस K2 यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा K1 K2x अपॉन K1 प्लस K2। मैं नहीं लिख रहा, बट मैं इसे चाह रहा हूँ कि खुद से लिखो अपने आप, और माइनस लगाने का पर्पस दूसरा है, वो डायरेक्शंस की वजह से माइनस लगाया हुआ है। हो गया ये रिजल्ट? Yes Yes. sir. यस सर। राइट, के इफेक्टिव आ गया। और इस के इफेक्टिव को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, अगर जो वैल्यू ऑफ के इफेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर ले, इसका So रेसिप्रोकल 1 upon 1 1 K. अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। 1 upon K2. राइट, तो आप देख सकते हो कि अगर के इफेक्टिव का रेसिप्रोकल करोगे आप, तो 1 बाय के इफेक्टिव विल बिकम 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, है ना। और इस तरीके से अगर आप दो से ज्यादा स्प्रिंग्स भी लगेंगी, मोर देन 2 स्प्रिंग्स, तो भी आप 1 बाई के इफेक्टिव को निकाल सकते हो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 करके, प्लस 1 बाई K3 प्लस 1 बाई K4। जितनी ज्यादा स्प्रिंग्स आप ऐड करते जाओगे, 1 अपॉन के इफेक्टिव की वैल्यू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। सर ये Plus one. करंट की एनालॉजी का कोई रीजन होता है क्या कि ऐसे ही कोई आ जाता रीजन नहीं, है? ना रीजन कहाँ से मिलेगा? स्प्रिंग और करंट एक मैकेनिक्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। वही तो। एक 1600 सेंचुरी में आया, एक अलग अलग 1900 चीजें सेंचुरी हैं। में आया, 300 साल डिफरेंस इनके बीच में। कोई आ रहा है, दुनिया है, दुनिया एक जैसी है, क्या कर ले। दुनिया सर छोटी है। सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए कोई और अरेंजमेंट भी होगा? नहीं, और क्या होगा? बस यही होगा ना सर? सीरीज मतलब क्या, समझा नहीं आप क्या कर रहे हैं? मतलब कि सीरीज मतलब होता सर है, ऐसे ही होएगा, अगर सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है तो बीच में जॉइनिंग पॉइंट पता चल जाएगा हमें कि जॉइनिंग पॉइंट ही है, और कोई पॉसिबल तो नहीं? अरे सीरीज मतलब भैया गांठ बांधना है यार, जैसे रस्सी छोटी पड़ जाती है तो उसमें गांठ बांध के जी दूसरी सर। रस्सी बढ़, वैसे मतलब है यस सर। सीरीज का मतलब। आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे आज आपकी 3 क्लासेस सीरीज में हुई है ना, एक खत्म दूसरी चालू। जी सर। और वहीं पर अगर आपकी स्कूल और कोचिंग की क्लास साथ साथ चले तो ये क्या है, पैरेलल क्लासेस हो गई, सेम टाइम पर दोनों हो रही हैं। तो एक स्प्रिंग की लेंथ खत्म, दूसरी स्प्रिंग की लेंथ स्टार्ट, ये सीरीज है। ये क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब यहाँ पर एक लॉजिक ये होता है, चलो देखो, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, इसी कंसेप्ट का यूज करके एक लॉजिक और आता है।
अच्छा 1 मिनट पहले ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद चलेंगे। क्विकली आप आंसर देंगे, बहुत तेजी से आंसर देना है इसका, मतलब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही है। और इसमें मजा बहुत आती थी, करंट वाले चैप्टर में तो खैर बहुत ही मजा आती थी इसमें करने। करंट वाले चैप्टर में तो ये ऐसा लगता था कि बस यही पूछा जाए एग्जाम में, सीरीज पैरेलल। बताना अगर गलत बोल रहे हो तो हमेशा नहीं लगता था। तो। ऐसा नहीं, कभी कभी। फटाफट बता इसका के इफेक्टिव कितना है। फाइंड के इफेक्टिव एंड देन ओमेगा एंड देन टाइम पीरियड क्विकली। इन दोनों से स्टार्ट करो। So 7K. हाँ, इन दोनों का पहले, इन दोनों का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये दोनों So 1/3K plus 10 का सीरीज वाला 1/6K. लगा देंगे, ले लो लो फिर सीरीज। आ जाएगा। इनका बताओ ये सीरीज में है 2K. सर 2k 2k, फिर ये 2k और ये के पैरेलल में है। ये पैरेलल में 3K हो 3K हो जाएगा। जाएगा सर। 3K और 3k और 4k के 7K. बीच सैंडविच। 7K 7K हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है? 7k ना? Yes sir. यस सर। अल्टीमेटली 7k इज द फाइनल आंसर। 7k, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, अभी भी जो फॉर्मूला यूज किया था k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, उससे 2k आ जाएगा। 2k और k पैरेलल में 3k, 3k और 4k के बीच में मास है, सैंडविच वाला केस हो गया 7k। और देखो जल्दी से, ये केस ले अगर मान लो ये मास हो गया, ये मतलब स्प्रिंग एंड पुली सिस्टम, यहाँ पर k1 है, इसके बाद हमने एक और स्प्रिंग लगाई और फिर हमने यहाँ पर मास m यूज किया और ये k2। आंसर बताओ। So 4K1 plus K2. 4K1 plus K2. पगला जाओ, 4K पगला जाओ। सर 4K1 K2 4K1 K2 upon 4K1 plus K2 upon 4 4k1 k2 upon 4k1 plus k2। ये जो, हाँ ये जो पुली वाला है ना, ये 4k1 है। यस सर। सर तो सीरीज में है, 4K1 सीरीज में है वो। हाँ 4k1 k2 सीरीज में है, पैरेलल में थोड़ी है। तो k इफेक्टिव 4k1 मल्टीप्लाइड बाय k2 डिवाइडेड बाय 4k1 प्लस k2। बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, है ना? स्प्रिंग, एक स्प्रिंग उसका कांस्टेंट k है और एक और स्प्रिंग है उसका भी कांस्टेंट k है। मतलब कि टू सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक तरीके से। ट्विंस मान सकते हो, ट्विंस है मतलब जुड़वा है। इनको क्या किया गया? इनको मर्ज कर दिया गया, इनको मिला करके एक सिंगल स्प्रिंग बनाई मैंने। इन दोनों को ऐड करके मैंने एक सिंगल स्प्रिंग बना दी, ठीक है? मतलब ज्वाइंड टुगेदर एंड ए सिंगल स्प्रिंग ऑब्टेन कर लिया आपने, दोनों को मिला दिया। मतलब अगर ये लेंथ L थी और ये भी L थी, तो हमने एक 12 लेंथ की एक स्प्रिंग तैयार कर ली, दोनों को ऐड करके। इसका कांस्टेंट कितना आएगा? So K/2. कांस्टेंट कितना आएगा? इन दो, हाँ So K/2. K/2 डिवाइड तो series इन add दोनों हुआ को है। आप, इन दोनों को आप सीरीज में ऐड कर रहे हो ना, इन दोनों को Yes, sir. सीरीज में ऐड करेंगे तभी तो 12 बनेगा। यस सर। यस सर। तो इसका k इफेक्टिव कितना बनेगा ये निकालने के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, K/2. यस सर सर। K square upon 2K। राइट? तो k इफेक्टिव इक्वल टू k1 k2, k1 k2 मतलब k इंटू k अपॉन k1 प्लस k2, 2K. 2K मतलब k इफेक्टिव k/2। K/2। इससे हमें एक कंसेप्ट मिलता है, इससे हमें एक कंसेप्ट ये मिलता है कि जब लेंथ L थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट k मिला,
और जब लेंथ 12 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 आ गया। लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, तो यहाँ पर लॉजिक यही है कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वर्क एनर्जी के टाइम पर भी वैसे न्यूटन लॉ में जब स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था तब भी बताया था वैसे। यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है उसकी लेंथ के, मतलब कि जितनी छोटी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा, मतलब उसकी स्टिफनेस यानी उसकी रिजिडिटी, उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। छोटी स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगी, बड़ी स्प्रिंग सॉफ्ट होगी। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी कंसेप्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/1 लेंथ। अब इस पे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे कि आपके पास कोई स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k है मान लो, और इसकी टोटल लेंथ l है। अब इसको हमने काटा, इसको कट किया और कट करके इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो आप। एक टुकड़ा इसका l/3 लेंथ का है और एक टुकड़ा जो है वो 2l/3 का है। 2 पीसेस में डिवाइड करो आप, एक l/3 और एक 2l/3 में काट करके। और स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेंथ। तो अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट k, तो इस l/3 वाले का कांस्टेंट ठीक है। 3 के। 3 के। हाँ, जितने फैक्टर लेंथ और कांस्टेंट में इनवर्स रिलेशन है, तो लेंथ 1/3 यानी कि कांस्टेंट बढ़ गया इसका, सर थ्राइस हो जाएगा। 3k। और ये वाली 3k/2। 3/2k, मतलब जो भी लेंथ के साथ टर्म आएगा ना, लेंथ में जो भी फैक्टर है उसका इनवर्स कर लीजिए, इनवर्स करके उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, बहुत बड़ी स्प्रिंग है, और उस स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट वगैरह है, और ये मास ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल T। इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का T है। अब हमने क्या किया, ये जो स्प्रिंग थी, हमने इस स्प्रिंग को कट किया इन n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिया, और उन सारे पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जितने भी n पार्ट्स थे उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करके और फिर इस मास को लगाया। तो इसका नया टाइम पीरियड क्या बनेगा बताओ? सेम रहेगा। बाबूजी तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। यस सर, एक बार रिपीट कर। Initially this mass was oscillating with a time period of capital T when attached to the single spring. Now this spring is divided in n number of parts. काट करे n pieces में divide कर ले, Sir, and then all the parts are connected in parallel now. सर कट n करके टाइम्स बढ़ जाएगा। कट करके पैरेलल में जोड़ दिया। सर n टाइम्स बढ़ जाएगा। n टाइम्स बढ़ जाएगा सर। हाँ, नया टाइम पीरियड क्या होगा? n टाइम्स बढ़ेगा या अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सेम रह जाएगा? नहीं सर n टाइम्स सर वो बढ़ेगा। n टाइम्स गलती हो गई बढ़ेगा। थी। नहीं, कैसे बच्चे बताओ तो पहले, ये भी अगर n टाइम्स भी बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? सर एक का जैसे ही लेंथ हो जाएगा l/n, तो उसका सर k हो जाएगा kn, और सर n पीसेस में डिवाइडेड है तो स्क्वायर हो जाएगा। n into nk n हाँ, स्क्वायर k हो यस गया। सर, सारे ऐड हो जाएंगे तो n टाइम हो n जाएगा। टाइम्स और सर वो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो लाइक हाँ n टाइम्स बढ़ जाएगा। यस ठीक है, कि कांस्टेंट k है, अगर इसको n पीसेस में डिवाइड करेंगे तो लेंथ 1/n हो जाएगी, और
लेंथ जिस फैक्टर से कम होता है कांस्टेंट उतने ही टाइम से ज्यादा हो जाता है। तो लेंथ वाइज ये 1/n होगा, तो कांस्टेंट वाइज ये n into k हो जाएगा। सारे n के हो जाएंगे जितने भी हैं, तो ये सब आइडेंटिकल है। और उसके बाद जब पैरेलल में लगा दोगे इनको, पैरेलल में, तो n टाइम्स n के हो जाएगा। हाँ, तो k इफेक्टिव वाला फॉर्मूला, k इफेक्टिव k1 plus k2 plus k3 plus k4, तो वो nk plus nk up to n टाइम्स कितना बन जाएगा ये? n square सर k। n टाइम्स रूट k बाय m यानी मतलब n स्क्वायर के हो जाएगा ना इफेक्टिव लास्ट में। फाइनली ये पूरा मिलकर के n स्क्वायर के नहीं आ जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, अब पहले वाला टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? तो पहले वाला टाइम पीरियड है 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाई by m, m। और नया वाला टाइम पीरियड जब निकालना होगा तो नए टाइम पीरियड में 2 पाई मास m, जहां k आना चाहिए था वहां पर n स्क्वायर k लिखेंगे, क्योंकि अब उसका नया कांस्टेंट n स्क्वायर k है। तो पहले वाले का 1/n हो गया मेरे ख्याल से, नहीं? Yes sir, 1/n। जो नया टाइम पीरियड है यस वो, सर। हाँ, प्रीवियस का अपॉन n बन जाएगा, पहले वाले टाइम पीरियड में अपॉन n हो जाएगा। यस सर, और ओमेगा n टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ, ओमेगा बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड 1/n हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपको, ये ना बड़े आसान क्वेश्चन हैं, मतलब एक और क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमारा मास जब ऑसिलेट करता है ना, स्प्रिंग नंबर 1, स्प्रिंग 1 के साथ ये मास ऑसिलेट करता है टाइम पीरियड t1 से। स्प्रिंग 1 के साथ ये मास t1 टाइम पीरियड पर ऑसिलेट करता है, और स्प्रिंग 2 के साथ, स्प्रिंग 2 के साथ यही मास टाइम पीरियड t2 पर ऑसिलेट करता है। सेम मास ऑसिलेट, दोनों में सेम मास है। when attached, when connected to the spring 1, oscillation time period is t1. When the same mass connected to other spring, the oscillation time period is t2. What will be time period if the mass is connected to series combination of these two springs? अब बताओ कितना टाइम पीरियड आएगा? And what will be the time period when the mass is connected to the parallel combination of S1 S2? सर एक बार लास्ट पार्ट फिर से बोल दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बता रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से बोल रहा, सुन लो आप। First, we connected the mass with the spring number 1. First, the mass was connected to spring 1, and the time period was recorded as t1. Then, the same mass connected to the spring 2, and the time period is recorded as t2. Now, the two springs are connected in the series combination. What will be the time period? The two springs are connected in parallel. What will be the time period? सर पहले में t is equal to 2 pi under root m into k1। बच्चे एक बार, बाकी लोग को क्वेश्चन तो क्लियर होने दो पहले यार, फिर बता रहे हैं, आंसर भी करा रहे हैं। अभी किसी कोई ऐसा भी है जिसके क्वेश्चन में डाउट है, मतलब उसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? नो सर। नो मतलब समझ में नहीं आया या आ गया? सर आ गया सर, समझ आ में गया सर। ये नो में बड़ा कंफ्यूजन है भाई। चलिए फटाफट करते हैं इसको भी यार। तो आंसर t1 और t2 के फॉर्म में लाना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट्स? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया तो है नहीं यहाँ पर, तो आंसर t1 t2 के ही फॉर्म में आएगा। अलग अलग स्प्रिंग्स के साथ अगर t1 t2 टाइम पीरियड है तो कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा, ये क्वेश्चन बन रहा है।
सर सीरीज के साथ 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आ रहा था। एम नहीं आना चाहिए आंसर में, आंसर सिर्फ T1 T2 के फॉर्म में आएगा। इसके साथ एम तो सर कट जा रहा है, एम कट जा रहा है। T2 स्क्वायर आ रहा है। कटे चाहे पिटे जो भी करे, लेकिन आंसर में नहीं आएगा। सर सीरीज वाले में आंसर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, मे भी हो सकता है। देखो यार, सीरीज वाले में जो टाइम पीरियड होगा वो लिखोगे आप 2 पाई रूट। मतलब देखो, पहली बात ये देखो, सीरीज क्या वैसे देखो आप, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है ना, ये Yes. फॉर्मूला। यस सर। तो इसके हिसाब से पहली वाली स्प्रिंग में क्या लिखोगे, फर्स्ट स्प्रिंग में T1 विल बी 2 पाई रूट m ओवर, लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। यहाँ से मुझे K1 की वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई तो 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर m अपॉन m t1। upon t1 square. एंड सिमिलरली T2 मिल जाएगा। यस सर। मिल जाएगा ये। यस सर। तो सीरीज का जब अब जब सीरीज में गए, सीरीज वाले में सुनना, तो हम यहाँ पर K इफेक्टिव लिख देंगे। K इफेक्टिव विल बी 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय T सीरीज वाला। TS मतलब टाइम पीरियड ऑफ सीरीज। बोलिए। Yes, sir. और K इफेक्टिव कितना होता है बताओ, K इफेक्टिव की वैल्यू सीरीज में K1 K2 अपॉन K1 K1 K2 upon K1 plus K2. K2, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ पर K1 K2 की वैल्यू रखो, K1 K2, तो K1 हो गया 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो वो TS स्क्वायर होगा। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। समझ पाए K इफेक्टिव की वैल्यू। यस सर। और इक्वल टू क्या रखेंगे राइट साइड पर, तो 4 पाई स्क्वायर m अपॉन TS स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ वगैरह, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। थोड़ी सी मैथ अगर सही से लगा लो, Sir, थोड़ी सी, t square equal to t1 square plus t2 square. तो यस सर। TS आएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस Yes sir, ये कह रहा है। ये आएगा। यस सर, और पैरेलल में 1 अपॉन में है सर। नहीं, पैरेलल में सर T1 T2 upon root of Upon T1 under root T1 square plus T2 यही सर, square. यही कह रहा हूँ मैं, यही है। हाँ वो आएगा। हाँ, Yes. सीरीज का बता दिया, पैरेलल अपने आप देख लो भाई। पैरेलल में K इफेक्टिव की वैल्यू K1 प्लस K2 हो जाएगी। मतलब जो यहाँ पर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिखा है, उसकी जगह यहाँ K1 प्लस K2 लिखो पैरेलल वाले में। कर रहे हो उसको अपने आप। यस सर, हो गया। Yes, sir. Yes sir. ओके जी। इसमें यार एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन HCV में ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। उसमें क्या है, ये मास m अटैच किया है इन्होंने, और स्प्रिंग्स जो है ना वो एंगल पर अटैच की गई है। मतलब क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं याद है, बट HCV का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर में भी देख के बताते हैं आपको।
कुछ ऐसे सर है ये ये। सब है तो पैरेलल में। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम पैरेलल है कि सीरीज है, मुझे नहीं मालूम। मैं 1 मिनट क्वेश्चन नंबर देख के बता रहा हूँ। बस बुक निकालो, आपको बताए क्वेश्चन नंबर जो है 19। दिखा? यस सर। यस सर। यही फिगर है? यस बोलो सर। भाई, रीड कर पा रहे हो? नहीं यस सर। सर, कर पा रहे हो। यस सर। ठीक है, तो आप देखना, उसके बाद ट्राई करना है इसको। 19 क्वेश्चन इसमें क्या किया है, ये जो मासेस है ना, इसमें रिजल्टेंट निकाल के करेंगे। इसमें इस मास को, मतलब इसमें बता रहे क्या करना है बच्चे को। स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2 और स्प्रिंग 3। इसमें इस मास को स्प्रिंग 2 की तरफ, मैं जानबूझ करके बुक दिखाना चाह रहा था, इसलिए इसमें एक पॉइंट है, वो देखो। सर आई थिंक स्प्रिंग 3 की तरफ था शायद बुक में। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम किसी भी स्प्रिंग की तरफ कर लेंगे, ये अपने आप कर लेना। मेरे को एक वर्ड इसमें हाईलाइट करना था, वो यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से रीड कर पाओ। कहीं पर डिस्प्लेस्ड के आगे स्लाइटली वर्ड लिखा है? यस सर, स्लाइटली अगेंस्ट द Slightly स्प्रिंग। against the spring C. यस सर, लिखा है। इसमें सी वाली स्प्रिंग कौन सी है? ये सब अलग अलग है ना, ए इसमें बी सी। पूरा उल्टा बना हुआ है, जैसा आपने बनाया इससे एकदम कोई उल्टा। बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब किसी एक स्प्रिंग की तरफ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट की है ना इसको। यस सर। यस पॉइंट पर आ जाओ बस। मेरे तो हम इसमें स्प्रिंग 2 की तरफ अब स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, स्प्रिंग 2 की तरफ। मैं जाता हूँ, तो कुछ भी ले सकते हैं। सर वो एंगल पे है थोड़े से। हाँ उस कोई बात एंगल नहीं, अरे बच्चा मैं कंसेप्ट सीखना है, मैं कौन सा वो कॉपी करना है उसको। मैं तो ये एंगल 135 डिग्री मान लेता हूँ, और ये एंगल भी 135 डिग्री मान लो, बाकी ये 90 हो जाएगा। तो इसको स्प्रिंग 2 की तरफ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है स्प्रिंग 2 की तरफ। बोलो। यस सर। चलिए ये बताइए तो ठीक है, ये बताओ अगर मैं इसको x डिस्टेंस इधर ले जाता हूं, तो ये वाली स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी? एक्स। x। तो इस मास के ऊपर फोर्स कैसा आएगा? kx को। kx। और ये इस तरफ आएगा ना, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। स्प्रिंग नंबर 1 की वजह से ये कितना So left एलोंगेट side. करेगा, ये कितना एलोंगेट करेगा? ये मास इधर x by root 2। हाँ, आपको ये पता करना पड़ेगा इस डिस्प्लेसमेंट का कितना कंपोनेंट स्प्रिंग 1 के अलोंग जाएगा। स्प्रिंग 1 के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos x 1 by root 2 हो x जाएगा। by root 2। cos 45। अगर इधर डिस्प्लेसमेंट x कर रहे हो तो उसका कंपोनेंट इधर x by root 2 होगा। यस सर। यानी ये स्प्रिंग x by root 2 से एलोंगेट करेगी। यस सर। यस सर। और अगर ये x by root 2 से एलोंगेट करेगी तो इसकी फोर्स हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड बनेगी k मल्टीप्लाइड बाय x by root 2।
और स्प्रिंग 3, अगर इधर x डिस्टेंस जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट ऊपर आएगा डिस्प्लेस? elongate करेगी कितना? ऊपर ये स्प्रिंग, सर x by root x 2 by x root by 2 root 2 तो ये स्प्रिंग x by √2 ऊपर इलोंगेट करेगी तो इसकी फोर्स नीचे फोर्स आएगी। नीचे लगेगी। अब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा टोटल, इन सबका मिला करके सर टोटल यहाँ फोर्स? पे स्लाइटली 2K इसलिए यूज किया है ना सर, ताकि एंगल ना बदले। हाँ यस सर, एंगल राइट, ना चेंज हो। स्लाइड वर्ड इसलिए ताकि ये एंगल्स फिक्स रहे और कंपोनेंट्स ना चेंज हो। यस सर, क्योंकि ज्यादा कर जाएगा तो फिर एंगल बदल जाएगा। बिल्कुल। अब इन तीनों का रिजल्टेंट एक्सक्यूज मी सर, बताओ। सर वो सर एक जो kx कैसे है सर, वो एक बार बता दीजिए फिर से। तो इससे आ रहा है ना कि अगर हम डायरेक्टली इधर x चलेंगे तो ये स्प्रिंग दबेगी नहीं, यस सर, तो इसका फोर्स k इंटू एक्स है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली x कंप्रेस होगा ना, क्योंकि हम सही तो है। इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस यस सर। सर, ये लेकिन ये x से एलोंगेट नहीं होंगे, यस सर, है ना, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इनके पैरेलल नहीं है, तो हमें यस सर, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा इसके एलोंगेशन को फाइंड करने के लिए, वो x by √2 है। सर रिजल्टेंट 2k है। यस सर, 2kx आ 2 रहा के है। इफेक्टिव हो kx है जाएगा। और वो स्प्रिंग 2 के ऑपोजिट। हाँ, यस सर। इनका जब रिजल्टेंट लाओगे ना तो नेट फोर्स जो आएगी वेक्टर के हिसाब से, नेट फोर्स वो आ जाएगा 2kx का, यानी यहाँ पर 2k हमारे लिए k इफेक्टिव है, यस सर। 2k विल बी k इफेक्टिव। आगे हो जाएगा टाइम पीरियड, बुक आपके सामने है, आंसर है तो उस हिसाब से देख लेना। यस सर। ठीक, यस सर। ये पूरी सीरीज यहाँ पर जो है ना लगातार 7-8 क्वेश्चंस जो है वो कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही है। अब आप इसी बुक में, बुक आई गई है तो इसमें एक क्वेश्चन है ना, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। 23 बुक है आप लोग के आसपास ही नहीं? यस सर। yes sir, जरा देखो एसएचएम वाले चैप्टर का 23 वाला क्वेश्चन, एसएचएम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23। यस सर, एटवुड वाला एटवुड वाला है, कोई और है? वैसा ही है सर, मतलब थोड़ा सा। नहीं, उसमें ये है ना, इसमें तो ये है कि ये जो पुली है इसके साथ इधर स्प्रिंग लगाई है, यस सर, और दूसरी तरफ स्ट्रिंग से मास लटका है। लेकिन हाँ, लेकिन पुली में भी कुछ मास है शायद। इसमें दिया नहीं तुमको पुली के बारे में कोई चीज? नहीं सर, लाइट लिखा है सर, लाइट पुली है। 24 बच्चा मिस्टेक हुई है, 24th क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, 24th। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कह दिया गया है। हाँ, तो इसका मतलब पुली रोटेट हो रही है ना, यस सर। और साथ बगल में कुछ और नहीं लिखा, उसके बगल में एक और लाइन लिखी हुई है, स्ट्रिंग स्लिप not slip, नो स्लिप कंडीशन लगेगी। नो स्लिप कंडीशन। रोटेशनल मैकेनिक्स याद करिए, नो स्लिप कंडीशन। यस सर, नो स्लिप कंडीशन लगेगी। रोटेशनल मैकेनिक्स में पुली और स्ट्रिंग के बीच नो स्लिप कंडीशंस में कुछ बताया गया है। V is equal to R ओमेगा लग जाएगा। इक्वल्स टू आर ओमेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, is equals to a by r। बिल्कुल। तो अगर ये मास x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ये x एलोंगेट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर। लेकिन फोर्सेस क्या लगाओगे? इधर mg, इस तरफ टेंशन फोर्स लगाएंगे, इधर अगर ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगी तो ये कितना फोर्स लगाएगी यहाँ पर? अगर ये स्प्रिंग एलोंगेट हुई है तो इधर फोर्स लगेगा k इंटू एक्स। क्या ये दोनों बराबर करोगे? याद करिए, रोटेटिंग पुली में क्या दोनों तरफ बराबर नो सर, टेंशन अलग अलग नो सर, होती है। बराबर नहीं होता। हाँ, तो दैट मींस टेंशन विल नॉट बी इक्वल टू kx।
तो इसमें तो इस क्वेश्चन में पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, पहला काम पहले ये पता लगाओगे कि ये मास इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब आएगा। तो पहले हम इस मास का इक्विलिब्रियम लाएंगे, और सुनना अभी आप ध्यान से, हम ये मानते हैं कि ये मास तब इक्विलिब्रियम पर आएगा जब इसका इलोंगेशन या इसका डिस्प्लेसमेंट x नॉट होगा। मैं इसको x नॉट डिनोट करता हूं कि जब ये x नॉट डिस्टेंस नीचे आएगा तब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है जी, ये मास x नॉट नीचे जाने के बाद रेस्ट पे नहीं, सॉरी, इक्विलिब्रियम पर आएगा। यस सर। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जीरो वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन? Zero acceleration. तो क्या इक्वेशन लिखोगे अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो? T और mg के बीच क्या रिलेशन होगा? इक्वल। T equals to mg. T इक्वल टू mg। ओके, मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंगली T इक्वल टू mg, और इस पुली में उस क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है ना, उस क्वेश्चन में एक लाइन दिया नहीं कि आपको नो स्लिप कंडीशन। Yes, sir. Yes, sir. तो नो स्लिप कंडीशन मतलब a बराबर r अल्फा। Yes, sir. Yes sir. तो अगर a 0 तो फिर अल्फा भी 0, Yes. Yes, sir. और अल्फा 0 तो इस पे टॉर्क 0, Yes, sir. Torque 0. और टॉर्क 0 तो इधर वाली टेंशन में और इधर वाले स्प्रिंग फोर्स में क्या रिलेशन आएगा भाई? Equal होंगे. Equal होंगे. Equal हो जाएंगे. T इक्वल टू के एक्स नॉट। पहली वाली कंडीशन इसके फोर्स को 0 की गई है, फर्स्ट कंडीशन जो लिखी है इस मास पे फोर्स बैलेंस किया गया है, और दूसरी वाली इक्वेशन जो लिखी गई है वो इस पुली के टॉर्क को 0 करके लिखा गया है। इसके सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 आने के लिए इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में ये चीज? Yes sir. फर्स्ट इक्वेशन इज बिकॉज a इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन इज बिकॉज अल्फा इक्वल टू 0। तो इससे मालूम चल जाएगा कि x नॉट की वैल्यू mg डिवाइडेड बाय k, मतलब कि mg अपॉन k डिस्टेंस नीचे जाने के बाद, mg अपॉन k डिस्टेंस नीचे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आएगा इसका। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. उसके आगे सुनिएगा। नाउ लेट दिस मास m मूव्स बाय डिस्टेंस x मान लेते हैं बिलो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट से x डिस्टेंस और नीचे चले गए। अब इस पे फोर्सेस कौन सी होंगी? अब बताओ इधर क्या क्या फोर्स लगेंगी? नीचे mg, ऊपर इधर वाले मास पे T दिखाएंगे, बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और इक्विलिब्रियम के नीचे अगर चले गए, इक्विलिब्रियम के नीचे हैं हम, तो क्या अभी भी ये दोनों बैलेंस होंगे? No, sir. No sir. अब ये बैलेंस नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हो तो किस तरफ एक्सेलरेशन होगा? Above. नहीं, इक्विलिब्रियम के नीचे हो ना आप, यानी कहाँ जा रहे हो? Sir downward Downward direction. जा रहे हैं सर, नीचे होगा। तुम लोग यार, Sir, upward acceleration होगा. ऊपर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा, डिस्प्लेसमेंट ना वेलोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल,
देखो इक्विलिब्रियम के अलावा एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इक्विलिब्रियम से टुवर्ड्स एक्सट्रीम जाते हो, अगर आपका मोशन इस तरफ हो रहा है, सर एक्सेलरेशन ऑपोजिट एक्सेलरेट होता है। यस सर, एक्सेलरेशन पीछे। ऐसा अपोजिट होता है बेटा, ये पहली वाली क्लास में ये सब बताया हुआ है। यस सर, यस सर तभी एक्सट्रीम पे जाके रुक जाता है, हाँ, वेलोसिटी यहाँ स्टॉप होना ना आपको। अगर आप इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो रिटार्डेट हो गया आप। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आना चाहिए। यस सर, ठीक है, यस सर, कर सकता कौन है यार? अच्छा, यस सर, ओके जी। और इस पुली पर क्या क्या फोर्सेस आएंगी? पुली पर फोर्सेस, तो पुली के राइट साइड पर टी लगेगा और लेफ्ट साइड पर स्प्रिंग की फोर्स आएगी। ये स्प्रिंग kx plus x naught। हाँ, x नॉट पहले से ही इलोंगेटेड था। जब इक्विलिब्रियम आया था तब ये पहले ही x नॉट इलोंगेट था अब x और हो गया, और x और हो गया, सर kx plus x naught हो जाएगा। kx plus x naught। तो kx प्लस x नॉट हो गया इधर। और अगर ये रोटेट ऐसे कर रहा हो, मतलब इसका ओमेगा ऐसे है, तो अल्फा अपोजिट होगा इसका, क्योंकि अगर नो स्लिप कंडीशन है तो v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v कम होगा तो ओमेगा भी कम होगा। फिर अगर ये रिटार्डेट करेगा तो ये भी रिटार्डेट करेगा, क्योंकि नो स्लिप के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा हर समय हर एक मोमेंट पर होना चाहिए। यस ये सर तभी फिर जब एक्सट्रीम पे पहुंच के रोटेट करना भी सेकंड के लिए स्टॉप कर जाता है। हाँ, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर ये भी स्टॉप होगा, ये भी स्टॉप होगा। मैंने कहा था ना एंड में थोड़े से टफ चीजें होंगी, बट ये इतना ऑब्वियस नहीं है। अब अगर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है तो इनमें से कौन सी फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा इसमें सेंटर के अबाउट? सर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स का। क्या इक्वेशन बनेगी देखो, अब इक्वेशंस पे आते हैं। इसकी इक्वेशन और एक इसकी इक्वेशन, दो इक्वेशंस बनेगी। एक इक्वेशन क्योंकि ये मास ट्रांसलेट कर रहा है नीचे ऊपर, तो इसकी इक्वेशन T माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लिखूं? यस सर। ये हो गई एक इक्वेशन। सर कैमरा को हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट कर मैं दीजिए। कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको T माइनस एम जी बराबर है। यस यस और एक इक्वेशन इसके लिए टॉर्क बराबर आई अल्फा। सर r k x plus x naught एक minus टॉर्क r t। स्प्रिंग वाले फोर्स का आएगा, स्प्रिंग वाले फोर्स का टॉर्क आएगा k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, और उधर से माइनस r t माइनस टेंशन का टॉर्क T इंटू आर इक्वल टू i alpha। इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन अल्फा को हम रिप्लेस कर लेंगे, अल्फा को लिख लेंगे a by r। a by r। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और एक और काम करेंगे, सेकंड इक्वेशन में ये जो r देख रहे हो, इस r को कॉमन लेकर के, मतलब r से डिवाइड कर लेंगे इसको। कहने का मतलब जो ये सेकंड इक्वेशन लिखी है इसमें r से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वाला r चला जाएगा, ये वाला r भी चला जाएगा, और यहाँ पर ये r square हो जाएगा, a by r square। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऐड करेंगे कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो t और माइनस t चले जाएंगे। ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा,
के एक्स प्लस एक्स नॉट, यानी कि के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस mg माइनस एम जी इक्वल टू एम ए a into m plus I by r. प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। लेकिन mg और के एक्स नॉट तो बराबर थे क्योंकि दोनों t के बराबर है ना। सो mg और के एक्स नॉट में कोई, ये के एक्स नॉट और mg कैंसिल हो गए। यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी? तो kr square by mr square plus I. इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये वैल्यू a की बनी। बोलिए। यस सर यही। और एसएचएम में a और x का क्या रिलेशन था? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। माइनस ओमेगा। तो यहाँ माइनस तो आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया। और वैसे भी माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है। इस माइनस का मतलब ये होता है कि जिस तरफ x होगा उसके अपोजिट, जिस तरफ x होगा उसके अपोजिट पे a होगा, तो वो ऑलरेडी है। assumption सही है। हमने क्योंकि ले हम लोग, रखा है। हमारा x बिलो इक्विलिब्रियम है ना, मतलब इक्विलिब्रियम के नीचे है, और a ऑलरेडी हमने अपोजिट दिखा रखा है, पहले से ही अपोजिट दिखा रखा है। डायरेक्शन जब आप पहले से ही अपोजिट दिखा चुके हो तो माइनस साइन नहीं आ रहा मेरा यहाँ पर। यस सर। अब बताओगे इससे कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू बनेगी? इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सर k by m plus K I by r by square। m और m plus plus I I by r upon r square। square। ये चीज आपकी ओमेगा स्क्वायर बन गई। तो ओमेगा आ गया, यस सर। उससे टाइम पीरियड कैसे आएगा? ओमेगा से 2 pi by omega. 2 pi by Pi by omega। omega। 2 पाई बाई ओमेगा करके टाइम पीरियड आएगा। सर पे आर का टर्म आ रहा है ना सर, वहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है सीवी की। यस सर और दिया नहीं हुआ। आंसर तो देखो एक बार, आंसर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया होगा उसने। आंसर तो देखो 24 का आंसर बुक में देखो तो एक बार। Sir, R का term R. r का टर्म है स्मॉल r। है ना? यस सर। Yes, sir. तो भाई इंडियन बुक्स में कुछ तो आएगा ना यार। कुछ तो कमियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये बताओ। यस सर। क्या ही तो कर रेसनिक तो है नहीं कि बिल्कुल परफेक्शन चलेगी। जी सर। थोड़ी बहुत आप एक्सेप्ट करो यार, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, जैसे भी अच्छी है। देसी लोग हैं ना, तो देसी लोगों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोग कुछ जुगाड़ वाले लोग हैं। कितना खतरनाक हो गया 23 से 24। 23 का आंसर एक लाइन का है मुश्किल से। तो जहां रोटेशन आया नहीं कि आप समझ लो क्या होने वाला है। अगर रोटेशन इन्वॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम की ऐसी तैसी होनी है। है ना? बैंड तो बज रही है। Excuse me, sir. अच्छा बताओ। Sir, in this question, we have to find the time period. मुझे टाइम पीरियड निकालना, एक मिनट। Yes, we have to find time period. Okay, sir. So we'll use that formula. Time period is equal to 2 pi by omega here. Pi by omega, right? Time period is 2 pi over omega. Yes, sir. तो यहाँ पे टाइम पीरियड k और मास के साथ साथ r पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, मतलब पुली के मास पर, पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड करेगा। यस सर। तो मतलब तो वैसे भी बेसिकली कहा था वो यार कि ये तो आपसे वैसे भी कहा था कि टाइम पीरियड इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया का ही तो पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी तो डिपेंड करेगा। यस किसी भी तो टाइप का उसके में इनर्शिया, रेडियस आ जाता है। इनर्शिया ऑफ एनी टाइप, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन का इनर्शिया हो चाहे रोटेशनल मोशन का इनर्शिया हो, इनर्शिया आंसर में आएगा जरूर।
मैं एक बार फिर तुमको सजेस्ट ये करूंगा ना कि इस क्वेश्चन को एक बार करना जरूर और फिर से क्वेश्चन नंबर नोट कर लो और इसको करना। और मैं एक और क्वेश्चन तुमको बता दे रहा हूँ अपने आप करने के लिए, मतलब मैं बताऊंगा उससे फायदा नहीं होने वाला है, मतलब उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा आपको। एक इनका सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल 7th एग्जाम्पल, वो जरूर ट्राई करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं कुछ इनके क्वेश्चन बता रहा हूँ जो वाकई में अच्छे हैं। देखो कौन कौन से 7th 8th, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन की 10। एग्जांपल। सर ये सॉल्व एग्जांपल है कि एक्सरसाइज के? नहीं सॉल्व, ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं। सॉल्व एग्जांपल का 7th 8th और मतलब 7th 8th 9th 10th, आप ये 4 कर लेना, 7th 8th 9th 10th। ओके सर। ठीक है, आप लोग के पास बुक है, उसमें एग्जांपल नंबर 12 देख पा रहे हो क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। सॉल्व एग्जांपल 12, वर्किंग नहीं देखनी, इनकी वर्किंग पे नहीं जाना है, आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करें, वर्किंग छोड़ दें इनकी। इनकी वर्किंग इस क्वेश्चन में लेंदी है, इसमें क्या कई जगहों पर लेंदी है। और जिनके पास बुक नहीं है, उन गरीब भाइयों के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई, मास्टर शायद अगल बगल हुए थे यार, इधर वाला कैपिटल एम है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, और इधर वाला स्मॉल एम है। इन्होंने जो कहानी लिखी है ना, उस कहानी को छोड़ दो आप, इन्होंने क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए, मतलब सोल्यूशन पार्ट में। जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं कि सोल्यूशन की स्टार्टिंग की 6-7 लाइनें तो खाली थ्योरी में लिखी गई हैं। यस सर। और यस उसके सर। बाद भगवान जाने क्या क्या है। एनीवे, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये स्प्रिंग पहले से एलोंगेटेड है। मैं नहीं कह रहा इसको, ये क्वेश्चन ही कह रहा है यार, है ना। सबूत के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ सामने, कहाँ गया यार ये वाला क्वेश्चन, अभी रीड कर पाओगे। ऊपर लिखा नहीं है स्प्रिंग एलोंगेटेड है पहली लाइन में, यस सर। कितनी? एक्स नॉट। एक्स नॉट एंड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज और नीचे की लाइन एज्यूमिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। सबूत आपके सामने। तो मैं सरफेस ड्रॉ नहीं करने वाला, सरफेस है नीचे लेकिन वो मैं ड्रॉ नहीं करने वाला। ये स्प्रिंग स्ट्रेच है, एलोंगेटेड है एक्स नॉट अमाउंट से, और इनको रेस्ट पे छोड़ रहे हो, तो इसकी भी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0। क्या पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो सर। नो सर, इंटरनली है सब नो कुछ। सर। तो क्या ये कहना वाजिब है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा इसका? यस सर। यस 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 सर। सर। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। यस सर। यस सर। ठीक। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ d मान ले या लेंथ को l मान ले, तो ये सेंटर ऑफ मास स्मॉल m वाले साइड से कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो कैपिटल एम m वाले इनटू साइड से कितने डिस्टेंस पर ml होगा? upon m स्मॉल plus एम m. प्लस एम। ml अपॉन m प्लस m इधर, और स्मॉल m इंटू l अपॉन स्मॉल m प्लस m। ये आप सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से देखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 वाले रिजल्ट से। बोलो। यस सर। यस सर। और ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, तो क्यों ना हम ऐसा मान लें
कि दो छोटी छोटी स्प्रिंग से दो अलग अलग ब्लॉक लगे हुए हैं। भाई जब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास से हम इस स्प्रिंग को दो डिविजन्स मान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक अलग स्प्रिंग हो गया और ये एक अलग स्प्रिंग हो गया और ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। बोलो। यस सर। यस सर। इसका कांस्टेंट बताओ फिर। सर m plus m into ml into k। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पूरी लेंथ l का कांस्टेंट अगर k है तो इतने लेंथ का क्या कांस्टेंट बनेगा? सर k into m plus m upon capital L into ml into m। मास के लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ देखो तो Yes. जितना आप लेंथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उतना आप उल्टा कर दो कांस्टेंट में। ये भी क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये लाइन क्लियर है बाकी लोग को भी? यस सर। यस सर। यस सर। और इधर वाले स्प्रिंग का कांस्टेंट इसके लेंथ में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसका सर उल्टा उसका उल्टा। अब तो ये दो अलग अलग सिंपल क्वेश्चन बन गए। यस सर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मेरे को पता है ही, 2 पाई रूट स्मॉल m m by k अपॉन k। हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। और इधर 2 pi वही आएगा। capital M upon spring constant। क्या दोनों का सेम टाइम पीरियड है? यस सर। यस सर सेम आ रहा है। और जो आंसर आएगा ना बच्चा वो इतना आएगा, 2 पाई रूट स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M एंड होल डिवाइडेड बाय k। चेक करके देख लो। यस सर यही आएगा। यस सर। और इसमें जो ये फैक्टर है ना ऊपर, इसको कहा जाता है रिड्यूस मास। और क्यों कहा जाता है इसको भूल जाइए, आंसर याद कर सकते हो। और याद क्या करना, मैंने तुमको ऐसा मेथड दिया है जिसमें कुछ है ही नहीं। सर तो जो फाइनल टी आपने लिखा है ये पूरी स्प्रिंग का है जो L लेंथ की। नहीं, ऑसिलेट कौन कर रहा है भैया? टू एंड फ्रो कौन करेगा? ये और ये। यस सर। तो ये एक ऑसिलेशन इतने टाइम में कंप्लीट करेगा, ये भी अपना एक ऑसिलेशन इतनी ही देर में कंप्लीट करेगा। और ये पूरी सिचुएशन कहलाती है हमारे लिए टू बॉडी ऑसिलेटर। टू बॉडी ऑसिलेटर या फिर कहीं कहीं पर इसको लिखा जाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर। What is two body oscillator and what is harmonic oscillator? When the two masses oscillates such that the center of mass remains at rest. When the two masses connected by a spring oscillates in a way that center of mass remains at rest, this system is known as two body oscillator or a harmonic oscillator. And the time period for this system, time period for such systems is 2 pi square root of reduced mass upon the spring constant. और ये जस्ट न्यूमेरिकल नहीं है, हमारे रियल लाइफ में ऐसा होता है एटॉमिक लेवल पर। रियल लाइफ में एटॉमिक लेवल पर ये चीजें होती हैं। आपने गैसेस पढ़ी होंगी, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक,
यस सर। कोई एग्जांपल दे दो मुझे डायटोमिक गैस का, कोई एग्जांपल। ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें तो ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसमें अलग अलग एटम्स लगे हों? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लिया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग मास के एटम नहीं हो गए? यस सर। ठीक। अगर आपने आइडियल गैस पढ़ा हो, आइडियल गैस, तो शायद ऐसा नहीं बोलते कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 होता है? यस सर। यस यस सर। सर। काइनेटिक थ्योरी। हाँ, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके एक एटम बन गया हमारा, मतलब ये दोनों ये एटम्स हैं, लेकिन ये मिल करके एक मॉलिक्यूल बन गया। यस Yes. सर। यस सर यस सर। तो इस मॉलिक्यूल पर बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं। नो सर। नो सर। लेकिन इंटर एटॉमिक फोर्स तो होगी, इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होगी, इंटर एटॉमिक तो होगी। यस सर। यस सर हाँ, और अभी आप थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे कभी, तो आपको ये बताया जाएगा कि इंटर एटॉमिक फोर्स स्प्रिंग जैसे ही काम करते हैं। मतलब कि एटॉमिक लेवल पर कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं चलता। कार्बन ऑक्सीजन एटम्स का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है और कार्बन ऑक्सीजन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं। मतलब कभी कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स पास में आ जाते हैं और कभी कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स दूर हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली यही काम करते हैं जैसे यहाँ पर ये दो मासेस कर रहे हैं आपके। और मतलब एक टाइम आएगा जब कार्बन और ऑक्सीजन मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे और एक टाइम आएगा जब कार्बन ऑक्सीजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। और आपको जो डिस्टेंस बताई जाती है वो इनका एवरेज बताया जाता है हमेशा। एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस पढ़ते हो आप? यस सर। किसी भी टेबल पर देख लेना, किसी भी टेबल में लिखा होगा जहां पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस आपको दी जाएंगी, हमेशा वहां लिखा होता है इट इज द एवरेज। दो एटम्स के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होता तो ये रिजिड बॉडी बनती, गैस नहीं बनती। तो जितने भी आपके एटॉमिक लेवल पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एटम्स कुछ ऐसा ही बिहेवियर करते हैं और वो एटम्स बार बार एक दूसरे के नजदीक आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, फिर क्लोज आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। यानी वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑसिलेशंस। और ऐसे ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ रिड्यूस मास डिवाइडेड बाय के। ले रहे पॉइंट ये चीज? यस सर। और अगर देखो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि यही रीजन अभी आगे आपको बताया जाएगा थर्मल एक्सपेंशन का। बॉडीज को हीट करने पर उनका साइज क्यों बढ़ता है। थर्मल एक्सपेंशन, किसी चीज को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं तो वो लेंथ बढ़ जाती है उसकी। बुखार में फीवर होने पर मरकरी का टेम्परेचर जब आप हाई टेम्परेचर पर ले जाते हो तो मरकरी कॉलम की लेंथ क्यों बढ़ जाती है। चीजें क्यों एक्सपैंड करती है हीट के साथ, उसका रीजन भी आपका एटॉमिक वाइब्रेशंस के बेसिस पे समझाया जाएगा आपको। ऐसा क्यों होता है कि कभी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका स्टेट चेंज करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड। आइस को हीट करो तो वो मेल्ट करके पानी बन जाएगा, लेकिन पानी को हीट करो तो वो पहले टेम्परेचर राइज करेगा अपना, जब तक कि बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं चले जाते। तो ये सारी चीजें किस बेसिस पर हो रही है, मतलब कौन डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है।
इन सब का एक्सप्लेनेशन मिलेगा तुमको जब आप ये चीजें समझ जाओगे कि एटॉमिक लेवल पर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स लगे हुए हैं वो सारे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और उन मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। आई ये बात समझ में? यस सर। यस सर। और मैं सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ टाइम पीरियड के लिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था। अगर आप बुक में जाओगे ना, इन्होंने पता नहीं क्या कहानी लिखी है, मुझे नहीं मालूम, इनका मेथड भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की एक्चुअली, क्योंकि मेरा अपना कंसेप्ट ये है कि जब हम सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर मान सकते हैं तो वी कैन थिंक ऑफ स्प्रिंग एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, एंड spring constant is inversely proportional to length. Using this fact, you can find out spring constant of the left part and spring constant of the right part. And simple formula use कर लेंगे 2 pi root m by k का। सर जो वो आप अभी एटम्स का बता रहे थे, तो उसमें एक चीज ये पूछनी थी, फॉर एग्जांपल अगर वही गैस एक कंटेनर में है तो कंटेनर के जो पार्टिकल्स होगा, कंटेनर के सरफेसेस से तो फोर्स लग रहा होगा, तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, तो वो तो इंटरनल है नहीं। बिल्कुल, लेकिन तब हम कंटेनर और गैस को मिला करके सिस्टम मान लेंगे। अच्छा सर, तो तब सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। अब उसका भी अलग कंसेप्ट है यार, गैस इन द ओपन स्पेस और गैस इन द कंटेनर का कहानी अलग है। वो थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएगा आपको कि एक गैस को कंटेनर में बंद करने से उसकी प्रॉपर्टीज बदल क्यों जाती है, और ओपन स्पेस में गैस होने पर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाती है। ऐसा ही ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन 25 भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 25 है। एक बार नजर डालो कि बुक है आप लोग के आसपास, नजर डालो उस पे। है आपके आसपास बुक? यस यस सेम क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने ये दोनों मासेस बराबर ले रखे हैं। इसको भी ट्राई करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। सेम है एकदम। अच्छा कहूं, सेम तो है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 25 और 30 क्वेश्चन नंबर 30, ये सेम है या नहीं है? सर अगर कार्ड को दूसरा मास मान लिया जाए तो एक जैसे हो जाएंगे। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो अभी शॉर्ट एग्जांपल किया है? यस सर। यस सर। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। बस फिगर ऐसा बना दिया है कि लगे अलग, असल में एक ही चीज हाँ, है। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आया आपको। कहानी डायग्राम्स की है सिर्फ, ये सब एक जैसे इक्वेशंस है। तो अब आपने ये सारे कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट क्वेश्चन एचसीवी की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 1 से 25 पूरा किया जा सकता है, और फिर 26 को स्किप कर जाओ, पेंडुलम के ऊपर है वो, और 27 से आप कर सकते हो 30 तक भी, इनफैक्ट आगे भी जा सकते हो 31 तक, मतलब कुल मिलाकर के 31 तक में सिर्फ 26 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो बाकी सब कुछ करने लायक है। और इसके अलावा सॉल्व एग्जांपल्स में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, नहीं सॉरी,
स्टार्टिंग के 12 सॉल्व एग्जांपल्स में स्टार्टिंग के 12 इक्वेशंस, स्टार्टिंग के 12 इक्वेशंस करे जा सकते हैं। सर ये कोई वो जो 47 क्वेश्चन है वो क्या सर सर्कुलर वाले से रिलेटेड है? 47 में उसमें क्या है देख रहे हो बाबूजी? देखिए सर अभी- समझ आ जाएगा क्यों देख रहे हैं। अच्छा, फिगर इंटरेस्टिंग था सर। अच्छा वो मोहतरमा जी, हाँ सर्कुलर का शैडो वाले से रिलेटेड है सर ये जो आप बोल रहे थे। अबे नहीं उसका नहीं, पेंडुलम है। पेंडुलम है सर ये। ये रिंग पेंडुलम की तरह क्या गो कान में जो राउंड कुछ वाला सर। ये पेंडुलम की तरीके से यहाँ लटकता नहीं है जब लोग पहनते हैं, तो ये ऐसे हिलता डुलता रहता है ये। हाँ सर। अब तो लड़के भी पहनते हैं ना आजकल तो। अरे सलमान खान से इंस्पायर हो रहे हैं सब। हम्म। सलमान खान बाली थोड़ी पहनता है यार, क्या बात कर रहे हो? कुछ कुछ मूवीज में पहना है सर।